नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भोजपुर की एक खबर के साथ करते हैं। भोजपुर में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल देर रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लगी है। घटना चरपोखरी के काउप गांव की है, जहां अगी आव से आई बारात के लिए डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में कुछ लोग हथियार लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जहां डांस देख रहे 2 बच्चों को गोली लगी। गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे युवक को पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी युवक ने हथियार के बट से एक युवक के सिर पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और उसे बंधक बना लिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों की गिरफ्त से आजाद कराया और उसे गिरफ्तार कर चरपोखरी पीएचसी में इलाज करा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक से हथियार भी जब्त कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले जहां कोइलवर के ज्ञानपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, वहीं आज ये घटना सामने आई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस की कार्यशैली पर। रूसा ही है। रूसा पूरा नाम उनकर का जानता नहीं? रूसे नाम है। रूसा नाम हाँ। उनकर केकर शादी रहा? बेटी के? बेटी के रहे नारायणपुर से बारात में। नारायणपुर से। हाँ। तो ये बच्चन सबके गोली कहाँ लगल? वही जे चौकी है तो मतलब नाच देखे में कि हाँ, शादी हाँ, नाचे देखे मुझे चौकी है तो होते हम ताका तारी पढ़ने के लिए ले बाबू के तो पता कि नहीं थी और सते का बैठा लाया होता। अभी गोड़वा ना धोला हम पकिया। अब सो ही गेल हला हो ले फलाना भाई फलाना बतर लगे। तो पूरा हो गोली भी चलत है, फायरिंग होत रहे ना? हां, ढेर देर फायरिंग भइल बा। खूब फायरिंग भइल बा। हैं घरे में जैसे जवन मार के भागल ला जवन घरे में लाग माने काहे मार के भागल? गोली मार देलो तो काहे नाच होत रहे जब गोली छोड़ देलो तरुए। अच्छा भैया के लाग गेलो गोली। हां हमन के धरे में है तो हमन के मार देलो। मरद कहां से ही रहे? नारायणपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से लदे 2650 लीटर विदेशी शराब के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई ब्रह्मपुरा थाना के चांदनी चौक के पास की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर झारखंड से ट्रक से शराब लेकर मुजफ्फरपुर आ रहे थे। ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस ने ट्रक को रोका और शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश का नंबर की ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ उसका ड्राइवर पकड़ाया है। जब ट्रक को खोला गया तो उसमें भूसा भरा हुआ था और भूसे के साथ छुपा करके कुछ 500 के ऊपर लीटर शराब भी बरामद हुई है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे बरामद हुई है? ये NH पे खड़ी हुई थी ट्रक, सूचना मिली थी हम लोगों को, तो टीम भेज करके उसको ड्राइवर को अरेस्ट कराया गया है। अब आगे पूछताछ कर रही है कहाँ से इसने लोड करी है, कहाँ डिलीवरी करनी थी, किस किस करनी थी, सब पूछताछ। वहीं पटना में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। नौबतपुर के 2 युवकों के हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी पहचान भी हो गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। तो देखिए, हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नौबतपुर के रहने वाले 2 युवक सरेआम हथियार लहरा रहे हैं और जिनका वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। कैसे युवक हथियार चमका रहा है? जिन युवकों की तस्वीर वायरल है उनका नाम गोलू और गोपाल बताया जा रहा है। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात है कि ये हाल तब है जब नौबतपुर इलाके में हाल के दिनों में अपराध की कई वारदातें हुई है। हथियार लहराने का ये नया वीडियो बता रहा है कि बदमाशों के दिल में कानून का खौफ जरा भी नहीं है। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल ब्लास्ट की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अब ATS की टीम भी जांच करेगी। इसके साथ ही GRP की टीम सिकंदराबाद रवाना हो गई है। यही वो पार्सल है
जिसके धमाके की गूंज ने हैदराबाद से बिहार तक को हिला दिया है। धमाके के बाद एफएसएल की टीम अब बारीकी से हर एक पहलू को खंगाल रही है ताकि धमाके के तार को पकड़ा जा सके। फॉरेंसिक टीम ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये विस्फोट किस तरह का है और कपड़े के बंडल में रखे गए बोतल के अंदर किस प्रकार का लिक्विड इस्तेमाल किया गया था। ये विस्फोट लिक्विड से हुआ या किसी बारूद से, फॉरेंसिक की टीम सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। आग लगी छोटी सी शीशी है, वो नॉर्मल भी केमिकल हो सकती, कुछ और सकती, लेकिन पूर्व में रहा है और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना, ऐसा जहां दरभंगा में पहले भी 2 केसेस हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया हुआ है। यहाँ पर एफएसएल की टीम आई गई है, एटीएस की भी टीम आई होगी, यहाँ पर एसपी रेलवेज आए हुए थे, एसआरपी थे, मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के एसएचओ निकल गए हैं सिकंदराबाद, और जितनी सारी जांच है हम लोग हर एंगल पर इसको जांच कर रहे हैं। लेकिन सर जो है नाम नहीं क्लियर होना, उसका पता नहीं है सही से। देखिए इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धमाके की जांच करने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर खुद आईजी अजिताभ कुमार पहुंचे। एटीएस की टीम भी जांच के लिए पहुंचने वाली है कि यहाँ पर जो है संदिग्ध मानते हुए एटीएस की टीम भी आ रही है और एटीएस खुद यहाँ जांच करेगी, और जो उसमें पार्सल में जो नंबर था, नाम था, वो कहीं ना कहीं फर्जी है, जिसको आईजी साहब ने भी कहा है। दरअसल कल सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची स्पेशल ट्रेन से एक कपड़े का पार्सल उतारा गया और जैसे ही पार्सल को 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाया गया, उसमें एक धमाका हो गया। धमाका हल्का होने के कारण कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पार्सल दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम से था, उस मोहम्मद सुफियान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पार्सल पर दिया गया फोन नंबर भी गलत है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारीकी से इस मामले को देखा जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पार्सल ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो पुलिस निकाल रही है और उस आदमी की पहचान करने की कोशिश करेगी। जाहिर है चूंकि मामला दरभंगा से जुड़ा हुआ है तो जांच भी उस मॉड्यूल के हिसाब से हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि ये पता लगाया जा रहा है कि पार्सल जिस पते पर भेजा गया वो कौन है। आतंकी गतिविधि पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगी। पूरी तरह से जांच होगी और इसमें क्यों कपड़े के बंडल में वो शीशी रख के लाया गया, ये इसको पूरी तरह से देखा जाएगा कि इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। दोनों ही बातें हो सकती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुंगेर डीआईजी ने लापरवाही के आरोप में एक एसआई समेत 6 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई से पहले सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया। इन सभी के पास कई मामले लंबित हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। इन सभी का दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया है और दूसरी जगह योगदान देने के बावजूद कई कांडों का प्रभार नहीं सौंपा गया है। जमुई जिला से बदलकर ये लोग 5-6 महीना पहले 3 चले आए थे मुंगेर और 2 चले गए थे शेखपुरा। इन लोगों ने केस का प्रभार नहीं दिया। एसपी साहब ने बहुत लिखा लेकिन ये प्रभार नहीं दिए। फाइनली जब मार्च में हम गए थे इंस्पेक्शन में तो वहां भी ये गलती पकड़ाई थी। मैंने 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया। इन लोगों ने प्रभार नहीं दिया आज तक, इसलिए मजबूरन इन्हें सस्पेंड किया गया है। सारण के महरौली में के पास एक नाव गंगा में पलट गई। नाव पर 13 लोग सवार थे जो नाव पलटने के बाद गंगा में गिर गए। इनमें से कुछ लोग वहां से तैरकर निकल गए, जबकि कुछ को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। मनेर के 84 से नाव पर बालू लादा गया था जो सारण की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गंगा में उफान और तेज धार की वजह से नाव पलट गई। नाव पर सवार लोग गंगा की तेज धार में बहने लगे। कुछ लोग खुद तैरकर किनारे तक पहुंच गए तो बाकियों को दूसरे नाव पर सवार लोगों ने बचा लिया। इस तरह सभी की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि नाव पर अवैध तरीके से बालू ओवरलोड कर ले जाया जा रहा था।
और देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि सभी लोग नाव पलटने की वजह से नदी में गिर गए, लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ लोगों को तैरना आता था और कुछ लोगों ने दूसरों की मदद से अपनी जान बचा ली। और देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि नाव हादसे का शिकार होती है। काफी लोग, लगभग 12 से 13 लोग उसमें सवार थे और सभी लोग नदी में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तैरना आता था। ये एक अच्छी बात रही जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनमें दूसरों की मदद से उनकी जान बचा ली गई। तो गनीमत ये रही कि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं और सभी की जान बची हुई है। एलजेपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने वाले नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। पार्टी नेता संजय सर्राफ और विनोद नागर ने चुनाव आयोग को पशुपति पारस को अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी दी। गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पारस को अध्यक्ष चुना गया था, जिसकी जानकारी देने ये नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद पशुपति पारस ने एक बार फिर नाम लिए बिना सौरभ पांडे पर निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन में हमने पेपर सबमिट कर दिए, जो हमारा इलेक्शन हो गया, जो एक प्रोसेस है। जब भी किसी भी नेशनल पार्टी में या स्टेट पार्टी में इलेक्शन होता है, वो प्रक्रिया जो भी होती है वो पेपर सबमिट किए जाते हैं। दोज पेपर्स हैव बीन प्रॉपर्ली सबमिटेड टू ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों को ही संसदीय दल का नेता चुनने का अधिकार है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष की शिकायतों की जांच कराई जा रही है। लोकसभा सचिवालय में कोई भी दल, उसके नेता को चुनने का अधिकार उन दल के माननीय सदस्यों को होता है। मुझसे 5 माननीय सदस्य मिलने भी आए और उनके मुख्य सदस्य ने आग्रह किया कि हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में इनका चयन किया गया। हमने उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया। अब मानो किसी को इस पे आपत्ति है, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करी, उसका भी एग्जामिन करा रहे हैं। चिराग पासवान और उनके समर्थक के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ऑडियो क्लिप में चिराग से बात कर रहे छात्र लोजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव सरदार ने सफाई दी है। संजीव सरदार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि चिराग पासवान से उनकी बात हमेशा होती रहती है और पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर वे खुद आंदोलित हैं, लेकिन इस वायरल ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी नहीं है और किसी ने बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ की है। एडिटिंग किया गया है, एडिटिंग कर वहाँ पर उसमें लगाकर वायरल। बात चिराग पासवान से हुई है? चिराग पासवान जैसे हम बोले हमेशा बात होती है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चिराग पासवान हम जैसे कार्यकर्ताओं से बात में जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उनके तरफ से, वो सारी चीजें, वो सारी चीज नहीं है। वो एडिटिंग करके किसी ने उस तरह का आवाज किया है। वो कभी हमें नहीं दिशा निर्देश दिए हैं कि तुम इस तरह से आंदोलन करो, ऐसे करो। हम लोग खुद आक्रोशित हैं। जहानाबाद से पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष वरुण कुमार ने एलजेपी विवाद पर कहा है कि राजनीति में उभरते हुए चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई है। चिराग के समर्थन में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और कहा है कि चिराग की इस लड़ाई में हर मोर्चे पर वे उनके साथ हैं। चिराग पासवान तो एक नौजवान जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी उभर रहा था, इसको मारने के लिए राजनीतिक हत्या की साजिश चल रही है। इसलिए हम लोगों ने, भारतीय सब लोग पार्टी ने, संपूर्ण साथियों ने समर्थन देने का हर मोर्चे पर, और मैं मानता हूं कि कल का भविष्य चिराग पासवान बिहार का ही नहीं देश का भी। बिहार में छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने 2 शानदार योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया। योजनाओं के नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को नया धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए की सब्सिडी होगी।
यानी लाभार्थियों को सिर्फ 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे, वो भी 84 किस्तों में। इसमें भी महिलाओं को बिना ब्याज के और सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 1% के ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए उद्योग विभाग की तारीफ भी की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप udyami.bihar.government.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्योग मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत करा दी है, जो महिला उद्यमी योजना है और युवा उद्यमी योजना, और इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी सारी बातें कही गई और बहुत बातों की चर्चा आपने भी कर दी। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना काल में छात्रों के हित में बीएसईबी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से मैट्रिक और इंटर में फेल हुए 2,16,063 परीक्षार्थी पास हो गए हैं। मैट्रिक और इंटर में ये परीक्षार्थी 1 या 2 विषयों में फेल हो गए थे, जिन्हें बीएसईबी ने विशेष ग्रेस मार्क्स देकर पास करने का फैसला लिया। कोरोना महामारी के कारण बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में बोर्ड ने 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष ग्रेस मार्क्स देकर पास किया है। आज शाम तक सफल परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इस वर्ष इंटर की परीक्षा में 13,40,267 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 10,48,846 परीक्षार्थी पास हुए थे। लेकिन विशेष ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद पास हुए परीक्षार्थियों की संख्या 11,46,320 हो गई है। मैट्रिक परीक्षा में 16,54,171 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 12,93,054 परीक्षार्थी सफल हुए। बीएसईबी की ओर से ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद 1,21,316 और परीक्षार्थियों को पास घोषित किया गया है। गंडक में उफान, भारतीय पानी की लहरें तबाही मचा रही है। कई जगहों पर कटाव की वजह से नदी का पानी किसानों की कमर तोड़ दिया है। बगहा के कई इलाकों में नदी की तेज धार ने हजारों एकड़ के लगी गन्नों की फसल को बर्बाद कर दिया है। यहां कल तक गन्ना की फसल लहलहा रही थी, लेकिन अब चारों तरफ पानी ही पानी है। जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। गंडक नदी ने आम जनजीवन के साथ सड़कें तो बर्बाद की ही है, अगर सबसे ज़्यादा तबाही कहीं है तो फसलों को बर्बाद किया है। आप सामने देख सकते हैं कि गंडक नदी की का कहर किस तरह बरपा है किसानों पर। बगहा का इलाका गन्ना प्रभावित इलाका है और यहाँ 70% से अधिक गन्ना की खेती होती है। ऐसे में हजारों एकड़ फसल को गंडक ने रौंद दिया है और जो गन्ना की फसलें बर्बाद हुई है उसका भरपाई हो पाना मुश्किल दिख रहा है। कड़ी मेहनत कर एक एक पाई इकट्ठा कर किसान अपनी फसल तैयार करते हैं और एकमात्र उनका फसल बर्बाद होने को चला है। तो गंडक ने सिर्फ आम जनजीवन तो तबाह किया ही है, किसानों के घरों को बर्बाद किया है, चूल्हा को बर्बाद किया है, सड़कों को बर्बाद किया है और इसके साथ ही किसानों की भी बड़ी फसल की बर्बादी की है। हम कुछ किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बर्बादी किस तरह का है। बर्बादी तो बहुत बुरा तरह का है। क्या बर्बादी? गन्ना जितना भी पानी से डूब गया है, गन्ना एक भी होने वाला नहीं है, सब सड़कें गिर जाएगा, सब सड़कें। कितना फसल बर्बाद हुआ होगा? बहुत ज्यादा, लगभग 70-75% बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या मतलब कैसे देखते हैं इस बर्बादी को? कैसे खेती बाड़ी हुआ था और कैसे काम चलेगा फिर अब? कैसे खेती बाड़ी हुआ था और कैसे काम बहुत चलेगा? मेहनत हुआ है। तो अब कैसे का भरण पोषण अब इसका तो होगा नहीं हो पाएगा न। तो कैसे जीवन चलेगा? अब इसी तरह चलेंगे, क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह तबाही और किसानों के सामने आगे कोई चारा नहीं है और देखना होगा कि सरकार किसानों को गन्ना फसल नुकसान के एवज में क्या मुआवजा दे पाती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
गया रेलवे जंक्शन पर 8 जून को जान की बाजी लगाकर एक यात्री को बचाने वाले जवान को गया डीएम ने सम्मानित किया है और उनकी जाबाजी और कर्तव्य के लिए प्रतिनिष्ठा से दूसरों को भी सीख लेने की नसीहत दी। 8 जून को हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक यात्री फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। तभी आरपीएफ के बहादुर एएसआई राजेंद्र कुमार राय की नजर उस पर गई, जिसके बाद बिना एक पल भी गवाए राजेंद्र कुमार राय उस यात्री को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे और चलती ट्रेन के बीच जान जोखिम में डालकर उन्होंने यात्री की जान बचाई थी, जिसके लिए आज डीएम अभिषेक कुमार सिंह ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और हौसला अफजाई भी की। हमारा देखिए कर्तव्य है यात्री का सुरक्षा करना। मैं वो कुछ नहीं देखा, वो मुझे ऐसा जोश आया कि मैं उसको अपने को वहाँ से पकड़ के लाइन से बाहर निकाला। ये तो हमारी कर्तव्य है, इसी के लिए हमें रेल पर लगाया गया है। तो मुझे तनख्वाह इसी का देती है कि यात्रियों का सुरक्षा करें। गया जिला में जो ये साहसिक कार्य किया है उसको एज ए टोकन ऑफ हमारी तरफ से अप्रिसिएशन और लोगों को उससे उनसे प्रेरणा मिले, इसके लिए आज सम्मानित किया गया है एक सर्टिफिकेट और एक मेमेंटो के साथ। और साथ ही सभी लोगों से ये अनुरोध भी होगा कि हम सबको अपने अपने जीवन काल में ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर हम अपने इमीडिएट मैंडेट या अपने कर्तव्य के बियॉन्ड जाके भी अगर लोगों की हेल्प कर सकें, जिंदगियां बचा सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।